आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, खासतौर से यूपीएससी, यूपीपीसीएस और यूपी के हर एग्जाम्स के लिए स्पेसिफिकली। तो इसके दो पार्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे थे। पहले फेज़ में मैं कंप्लीट कराऊंगा क्लास 11th की भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, जो कि एनसीईआरटी है, उसको सबसे आसान भाषा में, जो मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ। तो आज तीसरा लेक्चर है। उसके जस्ट बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, घटना चक्र को सॉल्व करना। तो आपका पूरा सिलेबस इतने से कंप्लीट हो जाने की पूरी उम्मीदें हैं। मैं ये तो गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि 30 में से 30 सही करेंगे, लेकिन 25 आप सही कर लेंगे। कॉन्सेप्ट आपका सही होना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि ब्रह्मांड का या पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ। मैं आपको कोई पीएचडी नहीं करा रहा हूँ, बस मैं आपको एक सीधा कॉन्सेप्ट बताऊँगा, उसको समझिए, अच्छे से समझिए और आपका दिमाग में सेट हो जाएगा। देखिए, ब्रह्मांड का या पृथ्वी का उत्पत्ति कैसे हुआ, तो इसकी दो थ्योरी हैं। एक है पुरानी थ्योरी, एक है नई थ्योरी। ठीक, दो चीज़ें आप अपने दिमाग में पहले ही रख लीजिए कि पृथ्वी का जन्म कब हुआ था। 4.5 बिलियन साल पहले। बिलियन का मतलब 1 बिलियन में होते हैं 100 करोड़। 1 बिलियन में होते हैं कितने करोड़? 100 करोड़। 4.5 बिलियन साल पहले पृथ्वी का जन्म हुआ। तारों का जन्म कब हुआ, तो इसका जवाब है 5 से 6 बिलियन साल पहले। तो पहले तारों का जन्म हुआ, फिर पृथ्वी का जन्म हुआ। ये ऐसा हम पढ़ते हैं, ठीक है, भूगोल में। ये तो हो गया बेसिक क्वेश्चन, आपको ये एग्जाम में कहीं ना कहीं दिख जाएगा। अब देखिए, जन्म कैसे हुआ, इसकी दो थ्योरीज हैं। एक तो पुरानी थ्योरीज और एक नई थ्योरीज। पुरानी थ्योरीज का नाम है नेबुलर थ्योरी, याद रखिएगा। दो थ्योरीज हैं, एक तो ओल्डर थ्योरीज और एक न्यू थ्योरीज। मॉडर्न थ्योरी, ओल्ड थ्योरी। ओल्ड थ्योरी क्या है? नेबुलर थ्योरी। नेबुलर थ्योरी को दिया किसने था, तो मैं पहले बता दूं, इमैनुअल कांत, जर्मन फिलोसोफर थे। इमैनुअल कांत ने नेबुलर थ्योरी दी थी। मैं सब पढ़ाऊंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। और कुछ समय बाद मैथमेटिक्स के प्रसिद्ध मैथमेटिशियन लाप्लास जी ने इसको क्या किया, इसको वेरीफाई करके रिवाइज किया कि नहीं ये सही है। ये भी अपने समय की एक फेमस थ्योरी थी। ये थ्योरी कहती क्या है, पहले ये समझिए, और वन बाय वन नेबुलर थ्योरी क्या कहती है। तो नेबुलर थ्योरी कहती है कि जो सौर मंडल है या सोलर सिस्टम है, उसका जन्म कैसे हुआ, तो नेबुलर क्लाउड से हुआ। याद रखिए, सौर मंडल का जन्म कैसे हुआ, नेबुलर क्लाउड से। अब कोई भी पूछ सकता है भैया नेबुलर क्लाउड क्या है, तो नेबुलर क्लाउड मतलब बादल। किस चीज़ का बादल? एक तो गैस का प्लस डस्ट का। इन दो चीज़ों के मिक्सचर को, जब ये दो चीज़ें ऐसे घूमने लगे, देखिए गैस और डस्ट, धूल और गैसेस ऐसे नाचने लगे आसपास, ऐसे नाच रही हैं, इसको बोलते हैं नेबुलर क्लाउड। क्लियर हो गया? नेबुलर क्लाउड क्या है? इट इज़ द क्लाउड। ये वो बादल है जिसमें क्या है, गैसेज हैं और डस्ट हैं और थोड़े थोड़े और सारे पार्टिकल्स हैं। ये आपको समझ में आ गया। तो नेबुलर क्लाउड, इसका मतलब पूरा सौरमंडल किससे बना है? नेबुलर क्लाउड से बना है। ये पहली बार इमैनुअल कांत ने कहा और कुछ समय बाद उसको वेरीफाई किया लाप्लास ने। कैसे बना ये समझिए। एक आपको सामने, अब मैं आपको वन बाय वन बता रहा हूँ। ये आपके सामने एक दिख रहा है क्या, बादल। इसमें क्या क्या है? गैस है, डस्ट है। डस्ट का मतलब धूल और गैस का मतलब गैसेस। और क्या क्या है? बेसिक एलिमेंट्स हैं। बेसिक एलिमेंट्स को जब आप लोग देखेंगे तो बेसिक एलिमेंट्स में हाइड्रोजन होता है, हीलियम होता है, ऐसे ढेर सारे। शुरुआत के जो एलिमेंट्स होते हैं वो बहुत हल्के होते हैं, याद रखिएगा। शुरुआत के एलिमेंट्स कैसे होते हैं? बहुत हल्के, जैसे हाइड्रोजन बहुत हल्का, हीलियम भी हल्का। लेकिन जो बाद के एलिमेंट्स हैं वो भारी होते हैं। अब जब ये नाच रहा होगा, देखिए ये मान लीजिए ऐसे नाच रहा है, तो जब ये क्लाउड ऐसे चक्कर काट रहा है, तो चक्कर काटने में आप देखिए एक भरी हुई बाल्टी ले लीजिए, बाल्टी भर के ले लीजिए और ऐसे नाचना शुरू करिए। तो बाल्टी अपने, भरी हुई बाल्टी अपने आप को कहाँ फेंकने का प्रयास करती है? दूर। इसका मतलब जब भी कोई सर्कुलर वे में, कोई गोलाई में नाचेगा, तो जो भी भारी पार्टिकल होंगे वो कहाँ जाएंगे? बाहर। जो हल्के पार्टिकल होंगे वो कहाँ जाएंगे? अंदर। तो हाइड्रोजन, हीलियम हल्के पार्टिकल हैं, वो कहाँ आएंगे? अंदर। जो भारी पार्टिकल हैं, जो और सारे भारी पार्टिकल हैं, वो सब कहाँ जाएंगे? बाहर। क्लियर हो गया पहला कॉन्सेप्ट। इसका मतलब कि जो भी हल्के पार्टिकल हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, ये अंदर आए और धीरे धीरे यहाँ पे मिक्स होके इकट्ठा बनाया गया, क्या बन गया? सूरज। क्लियर सा कॉन्सेप्ट, इसमें बिल्कुल दिमाग मत लगाइएगा। क्या क्या? ये क्या है? गैस और डस्ट का बादल था। बादल रोटेट कर रहा था। तो जब कोई चीज़ रोटेट करती है, जैसे पानी से भरी बाल्टी को लेकर नाचना शुरू करिए, तो बाल्टी अपने आप को कहाँ फेंकने का प्रयास करती है? दूर फेंकने का प्रयास करती है। क्यों? क्योंकि वो भारी है, उसमें पानी भरा है। ठीक, और जो हल्का होगा वो अंदर आना चाहेगा। तो बेहतर क्या होता है, जो भारी पार्टिकल थे वो बाहर बने, उन्हीं से अलग अलग ग्रह बन गए, प्लैनेट्स बन गए। और जो अंदर हल्के पार्टिकल जैसे हाइड्रोजन और हीलियम, ये सब कहाँ गए? अंदर की ओर भागे, सेंटर की तरफ भागे, तो बना क्या? सूरज बना।
ठीक है, तो सूरज में सबसे अधिक क्या है, हाइड्रोजन हीलियम है। ऐसे बना सूरज, और बाहर जो गए उससे बने अलग अलग ग्रह गैलेक्सी जो भी, ठीक है, वो सारे ऐसे बने। तो ये है कॉन्सेप्ट नेबुलर क्लाउड का। मेरी बात सबको समझ में आ गई? तो ऐसे बना सूर्य, और इसके चारों ओर अभी भी क्लाउड नाच रहे हैं। देखिए अभी भी क्लाउड हैं। अब जब कोई चीज़ किसी के चारों ओर नाचेगा और बीच में बन गया है सूर्य, तो देखिए कोई चीज़ लगातार, ये देखिए मान लिया ये दो हाथ है, मैं इसके सामने ये देखिए ये ऐसे नाच रहा हूँ, ये देख रहे हैं ना, ये हाथ देखिए ऐसे नाच रहा हूँ। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि ये हाथ गर्म हो जाएगा, और जब ये ऐसे करेंगे तो रोए को खींच लेगा। इसका मतलब कोई चीज़ जब लगातार कहीं मूव करती है तो उसका खुद का एक ग्रेविटी बन जाता है। क्या बन जाता है? ग्रेविटी बन जाता है। तो रोटेट करते समय जब ये इसके आसपास से गुजर रहे होंगे बादल, तो वो इसके कुछ न कुछ चीथड़ों को खींच के बाहर निकालते रहेंगे। भाई देखिए ये बादल अभी भी घूम रहे हैं, इसके आउटर साइड के कुछ चीथड़ों को ये लोग निकाल, चीथड़ों का मतलब कुछ छोटे छोटे पार्ट्स को निकाल के बाहर फेंकते रहेंगे, उनसे बनते हैं प्लैनेट। ये थ्योरी कहती है नेबुलर क्लाउड या नेबुलर थ्योरी। कितने लोगों को समझ में आया? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। क्या आपको इसके पहले ये पता था? अगर हाँ तो ठीक, नहीं तो मैं बता ही रहा हूँ। ये नेबुलर क्लाउड है। इसको किसने दिया था? इमैनुअल कांत ने पहले दिया था, और इसको वेरीफाई किया था लाप्लास, जो कि मैथमेटिशियन थे। इससे ज़्यादा आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है नेबुलर थ्योरी को। इतना आपको समझ में आ गया, मतलब बहुत है। दूसरी थ्योरी देखिए, इतने से हम अपने एग्जाम में टॉप कर जाएंगे। दूसरी थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। नाम से ही जाहिर है, बिग बैंग, बड़ा ब्लास्ट हुआ, उससे बनी ये थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी ये आधुनिक थ्योरी है। इस थ्योरी के फादर का नाम है, या इस थ्योरी को किसने दिया, तो इसको दिया जॉर्ज लेमेटर। 10 बार आ रखा है, लेकिन एनसीईआरटी में नाम नहीं लिखा है। आपको खुद से इस चीज़ को लिखना होगा। द फादर ऑफ बिग बैंग थ्योरी कौन थे? जॉर्ज लेमेटर। क्या? जॉर्ज लेमेटर बिग बैंग थ्योरी के फादर थे। ये थ्योरी क्या कहती है कि शुरुआत में एक सिंगुलर एटम था, एक पार्टिकल था। ये देखिए शुरुआत में एक सिंगुलर पार्टिकल था, इसमें एक ब्लास्ट हुआ। एक छोटा सा पार्टिकल था, उसमें ब्लास्ट हुआ। जब ब्लास्ट हुआ, जैसे बम फटता है तो उसके चीथड़े दूर दूर जाते हैं, ऐसे बिखरते हैं। ये बिखर रहे हैं ना, ऐसे ये चीथड़ा हुआ, और इसके पार्ट्स ऐसे चारों दिशाओं में भड़के, ब्लास्ट हुआ। इससे जन्म हुआ किसका? सोलर सिस्टम का। बिग बैंग, बड़ा ब्लास्ट हुआ, इससे जन्म हुआ सोलर सिस्टम का। तो जो दूर बिखरे, धीरे धीरे जब वो ठंडे हुए, भाई ब्लास्ट होता है तो टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, फिर धीरे धीरे जब वो ठंडे हुए तो उनसे जन्म हुआ तारों का, अलग अलग प्लैनेट्स का। ये थ्योरी कहती है बिग बैंग थ्योरी। तो दो थ्योरी है, एक पुरानी थ्योरी नेबुलर थ्योरी, और दूसरी थ्योरी बिग बैंग थ्योरी। ये दो थ्योरी का कॉन्सेप्ट माइंड में एकदम क्लियर रखिएगा। बिग बैंग थ्योरी में एक चीज़ अपने आप आ जाता है कि जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, वो एक्सपेंड हो रहा है। एक्सपेंड का मतलब क्या होता है मैं बता दूं। जैसे देखिए, मान लीजिए ये बैलून है, ये आप देख रहे हैं ना, ये बैलून है, इस पे 2 पॉइंट कर दीजिए। ठीक है, एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? देखिए दो, ये एक हाथ मेरा मान लीजिए बैलून मैंने फुला रखा है, और आपको 2 पॉइंट दिख रहे हैं। अब जैसे जैसे मैं इस बैलून को और फैलाऊंगा तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होती रहेगी? बढ़ती चली जाएगी। तो दो तारों के बीच की डिस्टेंस समय के हिसाब से चूंकि एक्सपेंशन हो रहा है, देखिए मैं मोटा हो रहा हूँ तो मेरे हाथ, दोनों हाथ के बीच की गैपिंग भी तो बढ़ रही है ना, तो दो तारों के बीच की गैपिंग बढ़ने लगती है। इसी को बोलते हैं ब्रह्मांड का एक्सपेंशन। तो अगर बिग बैंग थ्योरी है तो कौन सी थ्योरी अपने आप आ जाएगी? एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। इसका मतलब बिग बैंग थ्योरी किसको मानती है? कि ब्रह्मांड जो है वो फैल रहा है। और ये लाइन किसने कही? यूनिवर्स जो है वो फैल रहा है, ये कहा हबल ने। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ये याद रखिएगा। तो इतना बेसिक कॉन्सेप्ट पहले आप जान लीजिए। इसके बाद क्या हुआ? धीरे धीरे प्लैनेट्स, भाई देखिए जो जो बिखरते गए वो पहले गर्म थे, जैसे जैसे ठंडे होते गए तो तारों का रूप लेते गए। ठीक है, फिर धीरे धीरे वो प्लैनेट्स बने। इसी तरीके से पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट है। तो कैसा लगा ये एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट? अब इसमें जबरदस्ती मत घुसिएगा कि पूरा डिटेल पढ़ ले, यही है मेन कॉन्सेप्ट, नेबुलर थ्योरी और दूसरा बिग बैंग थ्योरी। ये पुरानी थ्योरी है, ये नई थ्योरी है। आज के टाइम पे यही थ्योरी चलती है। और ये थ्योरी क्या कहती है? ब्रह्मांड फैल रहा है। जैसे देखिए ये ब्लास्ट हुआ तो एक सेट इधर आया। सबसे बड़ा क्या है पहले आप बता दीजिए? सबसे बड़ा क्या है? यूनिवर्स। ये यहाँ पे सबसे ज़रूरी। उसके बाद जब वो टूटा तो छोटे छोटे कितने में टूट गया? गैलेक्सीज में टूट गया। ध्यान से सुन लीजिए, ये पूरा यूनिवर्स, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड छोटे छोटे किस में टूटा? गैलेक्सीज में। गैलेक्सीज का मतलब छोटी छोटी आकाश गंगाओं में टूट गया, है ना, छोटे छोटे गैलेक्सीज में टूट गया। अब ये गैलेक्सी भी अलग अलग बनी। जैसे हमारी गैलेक्सी कौन है? मिल्की वे। हमारी आकाश गंगा कौन सी है? मिल्की वे।
मिल्की वे। जिसमें हम रहते हैं, जब हम इंसान रहते हैं, या पृथ्वी जिसमें है, वो कौन सी गैलेक्सी में है? मिल्की वे गैलेक्सी में है। ठीक, इसका स्ट्रक्चर कैसा है? सर्पिलाकार है। मेरी बात सबको समझ में आ रही है ना? पहले एक ब्रह्मांड था, फिर वो टूटा, बिखरा। बस देखिए, एक छोटा सा पार्टिकल था, बिखरा, तो कैसे बन गया? छोटे छोटे दूर दूर पार्टिकल में चला गया, तारे बने, प्लैनेट बने, ढेर सारा, जैसे एक ये इकट्ठा हो गया, ये बना गैलेक्सी। ऐसे कई सारे गैलेक्सी बने। देखिए, ये कई सारे आकाश गंगा बने। इनमें से एक हमारी भी आकाश गंगा है, जिस आकाश गंगा के सेंटर पे है सन, सूरज, और ये क्या दिख रहा है? मिल्की वे हमारी आकाश गंगा का नाम है, जिसका आकार है सर्पिलाकार। इतना कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया होगा तो लाइक करिएगा, नहीं समझ में आ गया होगा तो डिसलाइक करिएगा, अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच। अगली ही वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अब जो सबसे ज़रूरी है। जैसे आपको लग रहा होगा कि मैं एनसीईआरटी ही पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा ज़रूर रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट चूँकि एग्जाम के हैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ। इन्हीं के बाद मैं आपको सारे जो 8 ग्रह हैं, 8 के 8 ग्रहों का पूरा कॉन्सेप्ट बता दूंगा, या एग्जाम में उससे क्या क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा।